वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो उनकी बौखलाहट है। पार्टी मानहानि का मुकदमा भी कर रही है और उनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। मेरी लड़ाई बृजेंद्र जी ओला से है, मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। मंत्री जी के हाथ से दी हुई टिकट, कांग्रेस की टिकट विड्रॉ करके मुझे निर्विरोध मेरी मिसेज को पंचायत समिति सदस्य बनाता हूँ, तो इससे बड़ा तमाचा यहाँ के मंत्री के मुंह पे नहीं हो सकता। जो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जी, तो सठियाई हुई बातें करते हैं, उस बातों से मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। शीश राम जी का बेटा होने का फायदा विजेंद्र जी को मिलता रहा। बिल्कुल, विजेंद्र जी के खुद के लखन पंच के भी बनने के नहीं है। टाइम लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने जो खिलाफ बोल रहा था उसी को उठा के जेल में डाल दिया। तो मेरे पिताजी इस झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा जेल में रहने वाले, 17 महीने कुछ दिन उनको जेल में रहना पड़ा। शेखावाटी में जिस आदमी की सबसे बड़ी हार होती है, टॉप 10 जो हारने वालों की सूची है, उसमें जो आदमी ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो वो तो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हैं। वो होटलों में कैद रहना और अपनी पार्टी में मंत्री पद पाना, वहीं तक इनकी लड़ाई सीमित रहती है। जो आदमी अपनी पार्टी को धोखा दे देता है, अपने बेटे के सिवा कोई बात दिखती नहीं। और इस परिवार ने एक ही परिवार के जिला प्रमुख, उनका बेटा जिला प्रमुख रहा, विजेंद्र जी खुद जिला प्रमुख रहे, उनकी पुत्र वधू रही, MP का टिकट उनको दिया गया, तो वो अपने घर तक सीमित रहे। इस झुंझुनू ज़िले के श्रवण कुमार जी तीसरी बार MLA का चुनाव जीते कांग्रेस से जी। और पुंजीलाल जी मीणा यहाँ जिला कलेक्टर थे, जो बाहर निकलते ही उन्होंने उनको बधाई दी कि साहब तीसरी बार आपने हैट्रिक बनाई है, इसके लिए बधाई देते। तो उन्होंने कहा कि एक MLA ऐसा भी है जिसने हार में हैट्रिक बनाई है। विजेंद्र जी ओला ने हार में हैट्रिक बनाई। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान की सियासत दिन ब दिन तेज होती जा रही है। दोनों ही मुख्य पार्टी भाजपा और कांग्रेस में सरगर्मियां तेज हो रही है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। और हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले के झुंझुनू ही विधानसभा में हम मौजूद हैं और इस वक्त ये सीट काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, भाजपा ने अब की बार उन पर भरोसा जताया है। काफ़ी विरोध भी था और काफ़ी लोग इनके साथ भी हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इनके क्या एजेंडे हैं, इन पर लगने वाले आरोपों पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको वो कैसे सही या गलत ठहराते हैं। बबलू जी चौधरी, जिस पर 41 विधानसभा सीट भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से एक नाम बबलू चौधरी निशित कुमार का है। निशित जी, आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वागत है। जैसे ही पिछली बार भी आपके लिए काफ़ी उत्साह था झुंझुनू जिले में, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो झुंझुनू का गढ़ एक कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, इसको ढहाने के लिए अब की बार बबलू चौधरी आया है, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट कट जाती है। पहले तो मैं उसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या वजह मानते हैं आप पिछली बार जो टिकट कटी? पिछली बार मैं नया था, मैंने कोई पार्टी को प्रदर्शन करके नहीं दिखाया जी। पीछे का मेरा जो प्रदर्शन था वो फिर जब पंचायत चुनाव हुए जी, जिसमें जितने मेरे जनप्रतिनिधि जीत के आए जी, जिस तरीके से मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा जी, उससे पार्टी को इस बात का भरोसा हुआ। मैंने पिछले 5 वर्ष में जितने आंदोलन किए, चाहे बिजली की दरें बढ़ाई तो ट्रैक्टर रैली करी, जब सरसों की फसल खराब हुई तो मैंने किसानों की दोबारा गिरदावरियाँ बनाने के लिए कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन किया। झुंझुनू विधानसभा की रोज़ाना कोई न कोई बात को लेके ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये निरंतर चलते रहे। तो पार्टी ने अब की बार एक काम करने वाले कार्यकर्ता को, जो मेरे जैसे साधारण परिवार के कार्यकर्ता को मौका दिया। आपके भाजपा से जुड़े राजनीतिक बैकग्राउंड की भी काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि बबलू चौधरी इतने दिन कहाँ थे, तो क्या आपका पृष्ठभूमि रही वो थोड़ा सा भाजपा के लिए, वो दर्शकों को बता। पृष्ठभूमि सबसे बड़ी तो ये है कि मेरे पिताजी 17 महीने इमरजेंसी में जेल में रहे, मीसाबंदी रहे, और उस टाइम लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी जी ने जो खिलाफ बोल रहा था उसी को उठा के जेल में डाल दिया। तो मेरे पिताजी इस झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा जेल में रहने वाले,
17 महीने कुछ दिन उनको जेल में रहना पड़ा। और यहाँ चाहे झुंझुनू में लेवी का टैक्स लगाया गया था। आजकल के लोगों को तो इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन एक समय लेवी का टैक्स किसानों के ऊपर लगाया गया था जी। उस लेवी को लेकर मेरे पिताजी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ जब 77 में मेरे पिताजी छूटे थे जेल से, गांव के सरपंच बने, तो कांग्रेस की जो विचारधारा के खिलाफ अगर वो घर नहीं है जिसको इमरजेंसी में जेल में डाल दिया, जिसको लोकतंत्र की हत्या करके जो सबसे बड़ा काला दिन इस देश का वो था, बिल्कुल। तो उन परिवारों को तो भारतीय जनता पार्टी घर घर जाके उनको सम्मान कर रही है, उनका मान सम्मान करती है, उनके सालाना उनको जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है पेंशन दी जाती है जी। तो उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है कि वो संघर्ष किए हुए कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ उस ज़माने में भी लड़ने वाले परिवार हैं। तो मेरा परिवार उनमें से एक परिवार है। अभी अपन जिस जिले में बैठे हैं शूरवीरों की धरती कहा जाती है, लेकिन कभी जाट नेताओं का जिक्र होता है तो उनमें से ओला परिवार का एक नाम आता है, और आप उस परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में पिछली बार भी आपका प्रदर्शन अगर बतौर निर्दलीय देखा जाए तो बहुत शानदार प्रदर्शन आपका रहा। पार्टी अगर भरोसा करती तो परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। कैसे देखते हैं कि स्थापित परिवार के सामने एक गांव गली से निकला नौजवान और मन में बना लेता है अपने कुछ युवाओं साथियों के साथ कि चुनाव लड़ना है, उस परिवार के साथ टिकना कितना मुश्किल चुनौती मानते हैं आप? देखो, मेरा मानना ये है कि कोई भी आदमी जी जब पैदा होता है तो उसकी साइज यही होती है जी, कोई इससे बड़ा पैदा नहीं होता, उसके बाद में आदमी बड़ा होता है जी जैसा जैसा भी। तो उसी तरीके से मैं बड़ा हुआ, उसी तरीके से ओड़ा परिवार में जन्मे हुए विजेंद्र जी ओड़ा उसी तरीके से पैदा हुए। और बड़ा आदमी अपने कर्मों से बनता है जी। वो अपने पिताजी के नाम पे चुनाव लड़े, इस झुंझुनू की जनता ने 3 बार उनको नकार दिया। एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट अगर जिसको 3 बार हार का सामना करना पड़े लगातार, मुझे वो दिन याद है जिस दिन इस झुंझुनू ज़िले के श्रवण कुमार जी तीसरी बार एमएलए का चुनाव जीते कांग्रेस से जी। और कुंजीलाल जी मीणा यहाँ जिला कलेक्टर थे, जो बाहर निकलते ही उन्होंने उनको बधाई दी कि साहब तीसरी बार आपने हैट्रिक बनाई है, इसके लिए बधाई देते। तो उन्होंने कहा कि एक एमएलए ऐसा भी है जिसने हार में हैट्रिक बनाई है। विजेंद्र जी ओड़ा ने हार में हैट्रिक बनाई, उसके बावजूद बड़े घर में जन्मे हुए थे, पिताजी का वर्चस्व था और वो राजनीति के हर तरीके के उस ज़माने के खिलाड़ी थे। उन्होंने एक आदमी का डमी फार्म भरवाया और उस फार्म को भरा के अपनी पार्टी को भ्रमित किया, उसमें कमियां रखी गई। विद्याधर जी समस्तपुर के थे, जिनके पुत्र वधू अभी हाल ही में प्रधान है झुंझुनू पंचायत समिति की जी। उन विद्याधर जी को उन्होंने एक डमी कैंडिडेट बनाया और डमी कैंडिडेट बना के लास्ट मोमेंट के ऊपर सिंबल अपने बेटे को दिलवा दिया उस फार्म में कमी रख के। जी। तो आदमी अपनी पार्टी को धोखा दे देता है, अपने बेटे के सिवा कोई बात दिखती नहीं। और इस परिवार ने एक ही परिवार के जिला प्रमुख, उनका बेटा जिला प्रमुख रहा, विजेंद्र जी खुद जिला प्रमुख रहे, उनकी पुत्र वधू रही, एमपी का टिकट उनको दिया गया, तो वो अपने घर तक सीमित रहे। और शीश राम जी का बेटा होने का फायदा विजेंद्र जी को मिलता रहा। बिल्कुल विजेंद्र जी के खुद के लखन पंच के भी बनने के नहीं है। बिल्कुल। विजेंद्र जी के खुद के अगर आप लखन देखेंगे, 2 बार यहाँ 3 बार एमएलए जीते हैं, 2 बार मंत्री तो अपने कहावत है ना कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो गए। 2 बार मंत्री रहे, 3 कार्यकाल उनके रहे, 3 में से 2 में मंत्री रहे। उसके बावजूद आप जनता के बीच जाके देखिए, हर आदमी को जो गांव से 20-20, 50-50 आदमी जाते थे, उनका एक ही जवाब था कि मेरी चल नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी मेरे खिलाफ हैं, मेरी नहीं सुन रहे। अगर रूलिंग पार्टी का एमएलए भी काम करवाने की इतनी हैसियत रखता है, आप 30 आदमियों में मंत्रियों में शामिल हैं जी। और उसके बाद में जनता को आप ये कहते हैं कि मेरी खुद की पार्टी में नहीं चल रही, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में चलेगी आपकी?
लेकिन वो तो आंतरिक कलह जो पार्टी की थी, लगातार होटलों में कैद रहना, तो वो होटलों में कैद रहना और अपनी पार्टी में मंत्री पद पाना, वहीं तक इनकी लड़ाई सीमित रहती है। जनता के लिए तो जनता के ऊपर सबसे बड़ी समस्या इस कार्यकाल में जो पूरी दुनिया में एक महामारी फैली जी, उससे बड़ी भयानक कोई पीड़ा जनता पे नहीं आ सकती। बिल्कुल। उस पीड़ा में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं से, आप समाचार पत्रों से, टेलीविज़न के माध्यम से, कई नेता ऐसे थे जो जनता के बीच जा रहे थे, भोजन का प्रबंध कर रहे थे, किसी के दवाइयों का प्रबंध कर रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, सांसों के लिए लोग भटकते फिर रहे थे जी। उस दिन वो उनकी मदद करने के लिए हर मोहल्ले में, गलियों में, हॉस्पिटलों में जा रहे थे। उस दिन हमारे मंत्री जी ने एक भी दिन आके इस झुंझुनू की जनता की सुध नहीं ली। एक भी दिन लंपी की बीमारी आई, भयंकर बीमारी आई थी गायों के अंदर, कभी भी उनके मास्क नहीं उतरे, आज तक उनके मास्क नहीं उतरे हैं। वो दो मास्क लगा के जिस तरीके से डरे सहमे से रहते हैं, इतने बड़े घर में, इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी जेब से एक रुपया आज तक किसी को उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से दिया हो, किसी तरीके से जनता की मदद में वो नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इस झुंझुनू विधानसभा में एक भी कार्यालय नहीं है, मंत्री जी का कोई ऑफिस नहीं मिलेगा आपको जहाँ जाके कोई आदमी प्रार्थना पत्र दे सके, अपने ट्रांसफ़र की, पोस्टिंग की, कोई सार्वजनिक काम की कोई चर्चा कर पाए। जयपुर में बंगला, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के 20-30 आदमियों से ज़्यादा उनके बंगले का एड्रेस नहीं जानते लोग। बिल्कुल। लेकिन लंबे अरसे से एक ही परिवार लगातार आता रहा, सब क्या मानते हैं कि भाजपा की ये कमज़ोर सीट है या भाजपा के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल पाया इतने दिन तक? सब उब चुके इस बात से कि इनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से, और ये यहाँ के वासिंदे भी नहीं है, अरडावता जो विधानसभा में भी नहीं है, पिलानी विधानसभा के आदमी को या झुंझुनू के अंदर लाकर और परिसीमन में जिस तरीके से इन्होंने बीच में कई गांवों को छोड़ के बाद में भी, हाँ, गांव के अंदर ये चर्चाएं चलती रहती हैं कि जब ओला परिवार की चलती थी तो अपने वोटरों को इधर करने के लिए परिसीमन किया गया, अपनी सहूलियत से परिसीमन किया गया। फिर माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस के वोट माने जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये चुनाव लड़ते आए। तो पिछली बार माइनॉरिटी के काफ़ी लोग आपके साथ थे, समर्थन में थे, और आप भी जब उनके क्षेत्र में जा रहे थे तो काफ़ी काम किया है। तो क्या भाजपा में होते हुए आप मानते हैं कि माइनॉरिटी आप बबलू चौधरी के साथ? माइनॉरिटी तो देखो, कुछ लोग जो इनसे खफा हैं जी, और जो वोट भी देते हैं, इनको हमेशा वोट दिया, पीढ़ियाँ बीत गई, 3 पीढ़ियों से वोट देते आ रहे हैं, जो इनसे बिल्कुल खफा हो गए, वो परिवार वोट दे भी देते हैं। और मुझे तो सिर्फ इस बात का फ़ायदा मिल रहा है, और पिछले चुनाव में भी, कि झुंझुनू विधानसभा में जन्मा हुआ जी, कोई अपने आदमी को अपन जिता के भेजे, जो यहाँ की सारी भौगोलिक स्थितियाँ, सारी पंचायतों की जानकारी सारी रखता हो, ऐसे आदमी को जनता आगे लाना चाहती है। और परिवर्तन निश्चित रूप से अब की बार सारी झुंझुनू विधानसभा की जनता इनसे ऊब चुकी, और वो नए नेतृत्व का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। जिस आप बात कर रहे हैं, जिसकी पिछली बार भी आप मजबूत स्थिति में थे, अचानक एक नाम आता है, आप टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे, फिर एक नाम आता है राजेंद्र भामू का, वो टिकट ले आते हैं और आपका नाम सेकंड पायदान पे आ जाता है, फिर आप हिम्मत कर निर्दलीय ताल ठोकते हैं। अब की बार भी वो रोड़ा आपके बीच में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया है, जहाँ काफ़ी गंभीर आरोप आप पर लगाया भी है उन्होंने, और कहा है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कहना था कि जो बबलू चौधरी को छोड़ के किसी को भी भाजपा टिकट दे दे, हम उनके साथ हैं। तो उनको क्या कहना चाहिए? तो देखो, उनकी मानसिकता दर्शाती है ये बात। मैं तो मेरे मुंह से ऐसी बात उनके लिए नहीं कहूँगा,
लेकिन तो भरी सभा में आपके लिए इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े शब्द। बड़ी सभा में तो अगर न्यायपालिका आरोप हमारे प्रधानमंत्री जी पे भी लगे जी, आरोप और भी बहुत से आरोप लगाना आसान बात है। नेताओं पे लगे, न्यायपालिका जिसको क्लीन चिट दे देती है जी उसके बाद में भी अगर कोई मुलजिम रहता है जी, तो ये सवाल तो न्यायपालिका पे सवालिया निशान है जी। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, उनने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। उस आदमी के खिलाफ वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो उनकी बौखलाहट है। ये बात अगर कोई मानहानि का मुकदमा, पार्टी मानहानि का मुकदमा भी कर रही है और उनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन भी देना होगा कि आपने किस आधार पे ये बातें कह दी। यानी कि पार्टी या आप उन पे मानहानि का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल मानहानि का दावा होगा और उसका उनको जवाब देना पड़ेगा, उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब कोर्ट क्लीन चिट दे देती है, मुकदमे उनके ऊपर भी लगे होंगे, भ्रष्टाचार के लगे होंगे और भी कुछ मामले अखबारों में छपे हैं। एक खाद्य सुरक्षा का कुछ घोटाले का वो उन्होंने जिक्र किया, ध्यान है आपको क्या कोई ऐसा घोटाला जिस पे आपको लेकर गंभीर आरोप लगे? कोई भी खाद्य सुरक्षा का किसी एफआईआर में मेरा नाम हो जी, या मेरा चालान कभी भी कोई किसी केस में हुआ हो, न मेरा कभी कोई एफआईआर में नाम था जी, न मेरा कभी कोई चालान हुआ। अब जो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जी, तो सठियाई हुई बातें करते हैं, उस बातों से मेरे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और जिन आदमियों को स्टेज पे चढ़ा के जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे, वो बातें मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं डाल सकती। उनको बताना है तो वो ये बताएं कि जनता के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया। मेरे पास बताने के लिए ये है कि मैंने जब बिजली का आंदोलन किया तो मेरे बेस के ऊपर मैंने मेरी जनता को लाकर यहाँ झुंझुनू कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया। किसानों का मुद्दा आया तो मैं किसानों को लेकर सड़क पे बैठ गया, कलेक्ट्रेट के सामने बैठ के मैंने ज़िला कलेक्टर से ये इस बात के लिए मजबूर किया कि गिरदावरियाँ दोबारा बनानी पड़ेंगी आपको। आपने जो गिरदावरियाँ करी हैं वो दोबारा करनी पड़ेगी आपको। मैंने कभी भी इनकी तरफ मेरी लड़ाई ये नहीं समझी कि कॉम्पिटिटर ये हैं, ये कभी कॉम्पिटिटर थे भी नहीं, ये स्वयंभू कॉम्पिटिटर थे, ये टिकटार्थी थे। इस शेखावाटी में जिस आदमी की सबसे बड़ी हार होती है और आपके अखबार पत्रों में छपती है, वो मैंने नहीं छपवाई जी, आपके अखबार पत्रों में छपती है कि टॉप 10 जो हारने वालों की सूची है उसमें जो आदमी ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं, तो ये आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो तो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हैं। तो आप ये मानते हैं कि पिछली बार पार्टी को टिकट देने में चूक हुई थी? वो पार्टी का लुकआउट था, मैं उसकी चूक की बात नहीं करता, लेकिन पार्टी ने विश्वास जताया, पार्टी ने टिकट दी, उसके बावजूद आदमी 41,000 वोटों से चुनाव हार जाता है। इतनी बड़ी हार का सामना, शर्मनाक हार भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार की यहाँ पहले नहीं हुई। और ये तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि शेखावाटी में इससे बड़ी कोई हार नहीं हुई। उसके बाद में भी अगला ये स्वयंभू प्लान कर लेते हैं कि साहब मैं दावेदार था। वो कभी दावेदारी के उस लाइन में नहीं थे। जिस दिन आपको पार्टी ने टिकट दे दिया, वही विधानसभा, वही वोटर आपको बुरी तरह नकार दिया जनता ने, आपको स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद में भी आप करें मैंने संघर्ष किया, मुझे एक संघर्ष ऐसा बता दीजिए जी, जिसमें वो जनता को लेके कहीं बैठे हों, कभी कोई आंदोलन किया हो ओड़ा परिवार के सामने। सरकार के खिलाफ में ब्रजेंद्र जी ओड़ा के बेटे को प्रधान बनाने के लिए यहाँ से ब्रजेंद्र जी लेके आए थे, और जब मैंने फार्म भरा तो ब्रजेंद्र जी के ओड़ा के बेटे को बैक होना पड़ा था और सामान्य एक पृष्ठभूमि से आए, पंचायत समिति सदस्य बन के रह गए। अडावता गांव का पंचायत समिति सदस्य मेरा प्रस्तावक बनता है टिकट में। तो ये, और मैं मंत्री जी के हाथ से दी हुई टिकट, कांग्रेस की टिकट विड्रॉ करके मुझे निर्विरोध मेरी मिसेज को पंचायत समिति सदस्य बनाता हूँ। तो इससे बड़ा तमाचा यहाँ के मंत्री के मुंह पे नहीं हो सकता। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बांटूँ
और मेरी दी हुई टिकट चाहे वोट कितने भी आ जाएं, अगर वो टिकट देने के बाद में फॉर्म विड्रॉ कर ले तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। मेरी लड़ाई बिरजेंद्र जी ओला से है, मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। मेरी इन जो ये कोई भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये अपनी बातों को छुपाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की बात, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के कमल की फूल की यात्राओं में भाषण देते थे, हम ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिसको मिले हम उसके साथ हैं, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात वो मीडिया में रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। बिल्कुल। अगर मैं इस तरीके की बात करूं जो स्टेज के ऊपर मैंने बोली है और उस बात से मैं मुकर जाऊं तो मुझे स्टेज पर चढ़ने का कोई हक नहीं है। अभी लंबे अरसे से झुंझुनू की जनता एक ही मुद्दे को लेकर, अगर मुद्दे की बात करें हम, नहर के पानी को लेकर काफ़ी ओला परिवार हमेशा से झुंझुनू के लोगों के वोट लेते आए हैं कि नहर का पानी आएगा, नहर का पानी आएगा। बबलू चौधरी अगर विधानसभा जाते हैं, पहुंचते हैं, तो क्या झुंझुनू के लोगों को नहर का पानी मिल पाएगा? आपके एजेंडों में एक पार्टी के सामने आप रखेंगे मजबूती से कि झुंझुनू की जनता लंबे अरसे से, क्योंकि शेखावाटी डार्क जोन में भी आ चुका है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि नहर की प्लानिंग कहाँ तक पहुँची है, मैं आज अपडेट नहीं हूँ इस बात से कि ये किस स्तर पे बात चल रही है, कहाँ तक क्या पोजीशन है। ये तो मैं टेक्निकल सारे डाटा निकल जाएंगे, सारी बात हो जाएगी, उसके बाद कह पाऊँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि झुंझुनू की काटली नदी, जो यहाँ के कई पंचायतों की, सैकड़ों गाँवों की जीवन रेखा थी, उस काटली नदी में कांग्रेस राज में सड़कें इस तरीके से बनाई गई कि उनका किसने डीपीआर बनाई, कोई औचित्य नहीं। उन अफसरों की, उन जनप्रतिनिधियों की, उनकी कोई भी उनका दायित्व था इस बात का कि ये कहाँ आप सड़क बना रहे हैं, नदी का पानी कभी न कभी आएगा, आप इस रुपए की वेस्टेज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये सड़कें बनवाई, इन नदियों में अतिक्रमण हो गए। यहाँ जो कैचमेंट एरिया है उस पर कई लोगों ने अतिक्रमण करके बांध जैसे बना लिए, लेकिन मंत्री जी को इन धरातल की बातों का पता नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधित्व रहा उनको इस बात का जानकारी भी नहीं है। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं इस नदी के अतिक्रमण हटवाऊँ और मेरा प्रयास रहेगा कि ये काटली नदी वापस शुरू हो, जो जीवन रेखा रहे। और नहर की रही बात, तो नहर की बातें तो करते करते तीन पीढ़ियों में लोगों से वोट लेते रहे, उनको ठगते रहे और नहर का कोई भी लेना देना कभी आई नहीं, कोई ये नहीं। लेकिन अगर कोई डीपीआर बनेगी, कहीं कोई नहर के पानी आने की कोई प्लानिंग चल रही होगी, तो मैं उसकी सारी जानकारी लेने के बाद आपको बता पाऊंगा कि क्या पोजीशन है। बिल्कुल, ये तो आपके भविष्य की बात होगी। मैं आपके विधानसभा का संयोग से वोटर भी हूँ। मैं आपको कैसे वोट दूँ? आप एज ए वोटर मुझे कैसे संतुष्ट कर पाएंगे कि अगर आप विधानसभा जाते हैं तो मेरे लिए, मेरे अधिकारों के लिए, मेरे जैसे नौजवानों के लिए आप इस विधानसभा में क्या करने वाले हैं? क्या एजेंडे हैं आपके लोगों के? मेरे एजेंडे तो सबसे पहले ये है कि युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जी, युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि जब तक आप महिलाओं की, युवाओं की, इनकी भागीदारी नहीं करेंगे, और उनका मानना यह है कि राजनीति में ऐसे युवाओं को आगे लाया जाए जिनका कोई विज़न हो, जिनके क्रिएटिव माइंड हो और जो काम करने की क्षमता रखते हों। जी, और आपने देखा होगा अभी झुंझुनू की 4 में से 2 टिकटें विक्रम सिंह जी को, नवलगढ़ से विक्रम, झुंझुनू की टिकटें। तो युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनकी क्षमता, काम करने की क्षमता हो और उनका सोच अच्छा हो। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप जिस आदमी को परख चुके, झुंझुनू की जनता जिसको परख चुकी है, आपने उनका कार्यकाल देख लिया जी, तो बदलाव लाने के बिना आज कांग्रेस की का लगातार राज चला आ रहा था। आप लोगों ने, सब ने, हिंदुस्तान के सारी जनता ने उनको एक उम्मीद दिखी
कि मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। जी स्वीकार करने के बाद, बदलाव आने के बाद उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि विकास किस तरीके से हो सकता है। जिस तरीके से काम केंद्र की सरकार ने किया, किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, यहाँ के जो अस्त्र शस्त्र, जो लड़ाकू विमान ये एक्सपोर्ट करने लग गए, विदेश नीति किस हिसाब से हो गई, आतंकवाद का खात्मा हो गया, और ये कांग्रेस राज में जिस तरह से वीआईपी कल्चर था, लाल बत्ती का, और ये सब कुछ सिस्टम ख़त्म करके शिक्षा नीति को ख़त्म किया, 370 और राम मंदिर का मामला आपके सामने है। जिस तरीके से बदलाव होने के बाद में काम हो रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि झुंझुनू की जनता अगर 5 वर्ष में ये बदलाव नहीं देखे तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा साथ दे, लेकिन मुझे मौका दे, और मौका देने के बाद ये परखे कि मेरे और ओला परिवार में क्या फ़र्क है, कार्यशैली में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क। आखिर सवाल, बीजेपी जब 2000 इससे पहला चुनाव लड़ती है तो वसुंधरा राजे चेहरा होती है, सीएम फेस होता है। अब की बार सीएम फेस नहीं घोषित किया। आप लोगों में जाते हैं, भाजपा के वोटर भी मिलते हैं, कार्यकर्ता भी मिलते हैं, क्या ये चीज़ें देखने को मिलती है कि सिर्फ कमल का फूल उनको नजर आता है, या फिर ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कौन कर रहा है, इससे इसका भी फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सीएम फेस अब की बार भाजपा नहीं लॉन्च कर रही है, मोदी का चेहरा और कमल का फूल, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विजन मोदी जी का ही विजन है, और कई स्टेटों में जो पार्टी चुनाव लड़ी तो उन्होंने सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया जी, तो ये तो उनकी धरातल पर आप कुछ फर्क देखते हैं इसका? पार्टी की नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी कमल का फूल है, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो डिसीजन कुछ भी जो लेना है वो बोल्ड डिसीजन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी लेने से नहीं झिझकते, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, आखिर में आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2023? मतलब झुंझुनू की जनता से यही कहना चाहूँगा कि वो बदलाव करके देखे। जिस तरीके से झुंझुनू को एक बीमारू जिला बना दिया, बीमारू विधानसभा क्षेत्र बन गया, डी कैटेगरी में इस सीट को ला के यहाँ की जनता को विकास के नाम पे और नौजवानों के साथ जिस तरीके से 17 बार पेपर लीक हुए, यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाएं जो दे रहे थे, कड़ा परिश्रम कर रहे थे, उनके गार्जियन अपनी कड़ी कमाई, मेहनत की कमाई उनके ऊपर लगा रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ा छलावा यहाँ की सरकार ने किया, तो उसका बदला आने वाली 25 तारीख को वोट के माध्यम से लेवें, और केंद्र और यहाँ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, विकास के नए आयाम यहाँ बनाए जाएं, इस बात में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम यहाँ की झुंझुनू की जनता को उनके हाथ मजबूत बनाने का, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे सरकार बन रही है, उसमें झुंझुनू की भागीदारी हो, इस बात का संकल्प लें और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि एक नौजवान इस राजनीति में आ रहा है, और आगे हम देखना चाहते हैं कि बबलू चौधरी झुंझुनू का नेतृत्व कर विधानसभा में जाएं, और झुंझुनू के जो ज़मीनी मुद्दे कई वर्षों से ठहरे हुए हैं, ठहराव की स्थिति में, वो मजबूती से अपना पक्ष रखें। बोल हिंदुस्तान को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।